नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखी कहानी उधार का सूरज। मुझसे प्रकाश ने विशेष आग्रह किया था, इस बार इंडिया से मेरी माँ के हाथ का बना अचार, पेड़ा या बेसन के लड्डू मत लाना। अब तो मैं विद्यार्थी नहीं रहा, नौकरी करता हूँ, फ्लैट भी खरीद लिया है। तुम मेरी माँ को ही ले आना ताकि मैं उनके हाथों का बना खाना जी भरकर खाता रहूं। क्यों, शादी ब्याह नहीं करोगे? तुम्हारी माँ तो जाते ही मुझसे यही पूछेगी। क्या जवाब दूंगी, यह तो बताओ। मैंने अपनी समस्या रखी थी। कह देना अगले साल कर लूँगा, अभी नई नौकरी है। अमेरिकन लड़की से या... अरे, माँ तो इतने से ही खुश हो जाएगी, लड़की फिर देखी जाएगी। तुम लेकर तो आओ, तुम गांव चले जाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा गांव पटना से मुजफ्फरपुर और फिर वहां से। वह अपने गांव का सचित्र मैप प्रस्तुत कर हर्षित हो गया था, मानो हिंदुस्तान के नक्शे पर अंगुली नहीं, अपने गांव की शहर जमीन पर पांव रखे खड़ा हो। मैंने भी निश्चय कर लिया था, इंडिया पहुंचते ही पहले उसके गांव जाऊंगी। प्रकाश की माँ की तस्वीर खींचकर पासपोर्ट के लिए दरखास्त और फिर वीज़ा, सब तैयारियां उसके दिए आदेश के अनुरूप ही करूंगी। मेरा मन भी एक माँ को उसके पुत्र से मिलाने का पुण्य काम करने के लिए मचल उठा। माँ पुत्र मिलन की कल्पना से ही मैं पुलकित हो उठती। 10 वर्ष बाद एक माँ अपने खून से सींचे उस पौधे को देखेगी जिसमें फूल लगने ही वाले हैं। प्लेन में बैठी मैं भूल ही गई थी कि मैं भी 5 वर्ष बाद इंडिया जा रही हूँ और मेरी माँ भी उतनी ही बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। एयरपोर्ट पर माँ से गले मिलते हुए भी मुझे प्रकाश और उसकी माँ के मिलन का एहसास हो रहा था। एक फ़र्क ज़रूर था, मैं कम से कम टेलीफोन पर अपनी माँ की आवाज़ सुन लिया करती थी। प्रकाश की माँ को अपने इकलौते बेटे की आवाज़ सुने भी अरसा गुजर गया था। मैंने अपनी माँ से प्रकाश के बारे में विस्तार से बताकर उसके द्वारा दी गई जिम्मेदारी की बात कही। उन्होंने कहा, जा बेटा, सबसे पहले प्रकाश की माँ से मिला। उनका पासपोर्ट और वीज़ा बनाने में भी वक्त लगेगा। और खोजते ढूंढते मैं पहुंच गई प्रकाश के गांव। उस गांव की मेरी खोज यात्रा कोलंबस और रोड से कम रोमांचकारी नहीं थी। 1000 किलोमीटर तो प्लेन में निकल गए, पर बचे 15 किलोमीटर के लिए 5 सवारियां, बस, रिक्शा, टमटम और 1 किलोमीटर बैलगाड़ी पर भी। मेरे साथ 2-3 लोग उसी बस से उतरे थे। मैंने प्रकाश के गांव का रास्ता पूछा। उन्होंने अपने साथ मुझे भी बैलगाड़ी पर बैठने का आग्रह किया। मेरे बैठते ही एक ने कहा, हम तो वही समझ गए थे कि आप अमेरिका से आई हैं। दूसरे ने कहा, कोई अमेरिकन लड़की हमारे गांव की बस में चढ़े तो समझते किसे देर लगती, आप तो प्रकाश की माँ से। उनके द्वारा अपने को अमेरिकन समझे जाने पर मुझे अजीब लगा। अपनी जीन्स और कमीज मुझे भारी लगने लगी। हाँ, मैं प्रकाश की माँ से मिलने नहीं, उन्हें लेने आई हूँ। बेटे ने बुलाया है उन्हें। उन्होंने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें की। मैं भौचक्का हुई उन्हें देख रही थी। पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप पहले गांव तो चलिए, हम मिलाते हैं उसकी माँ से आपको, फिर जैसा उचित समझे। प्रकाश क्यों नहीं आया? उसने अभी जॉब लिया है। ऊंची नीची सड़क, गड्ढे ही गड्ढे, फिर दोनों ओर खेतों के बीच एक आदमी के चलने लायक लकीर पर चलकर हम गांव के अंदर पहुंचे। गिरी पड़ी दीवारों के सामने रुककर एक ने कहा, यही प्रकाश का घर है, इसी में रहती है उसकी माँ। कई बच्चे भागकर अंदर गए। साथ ले आए एक मर्दानी धोती में लिपटी धनुषाकार काया को। बाहर निकलते ही बायां हाथ घुटने पर टिकाए, दाहिने हाथ को भौहों पर ले जाकर मानो आंखों को धूप से बचाती बोली, कहाँ है मेरा बेटा? वे दोनों हाथ बढ़ाए, मेरी ओर लपकी। सारे बच्चे हंस पड़े। मैंने उन्हें थाम लिया। मुझे अपने सीने से लगाए वे मेरी पीठ सहलाती रहीं। हमार बचुआ। सब मुझे पागल समझ रहे थे। कहते थे, अब नहीं आएगा प्रकाश, कभी नहीं, वहीं शादी कर लेगा, वहीं बसेगा। मैं कहती थी ना, एक दिन वह आएगा, घर बनवाएगा, उसकी शादी करूंगी, बहू आएगी, फिर देखना मेरा घर। एक व्यक्ति ने मेरे कान के पास मुंह ले जाकर कहा, थोड़ा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे ही बकती रहती है।
उन्होंने सुन लिया था। मुझे अपने सीने से हटाकर बोली, क्या कहा? मैं पागल हो गई हूँ? जा, सब भाग जाओ यहाँ से। माँ बेटे को अकेला छोड़ दो। जा जा। कोई झांक कर नहीं देखता मेरी ओर। आज बेटा आया तो भीड़ लगा दी। भागो सब यहाँ से, हमें अकेला। मुझे उनका भ्रम दूर करना आवश्यक लगा। मैंने कहा, माँ जी, मैं प्रकाश नहीं हूँ। मैं तो शिवानी हूँ। वे लंबी सांस खींचकर सिर थामे बैठ गई। थोड़ा थमकर मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे बैठते ही मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में भरती हुई बोली, हाँ तो तुम प्रकाश नहीं हो। कौन हो तुम? माँ जी, मैं प्रकाश की दोस्त हूँ, उसी के साथ पढ़ती हूँ। उसने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। बहुत देर तक चुप रही, मानो मुझसे बातें करने, बेटे के बारे में पूछने के लिए अल्फाज ढूंढ रही हूँ। मैं अनुमान लगा रही थी, न जाने कितने प्रश्न होंगे। मैं अमेरिका से ही उनके प्रश्नों के जवाब जबान पर ढूंढ आई थी। मुझे अकेला छोड़कर अंदर गई। एक थाली में खीर लेकर आई। बोली, खा ले बेटी, 2 दिनों बाद आज गाय ने दूध दिया है। रूठी बैठी थी, दूध निकालने न दे। शायद उसे भी तुम्हारे आने का संदेश मिल गया होगा। प्रकाश नहीं तो क्या, तुम तो हो। मुझे खीर खिलाती निहारती रही। मैंने कहा, प्रकाश वहाँ बहुत खुश है, अच्छी नौकरी मिल गई है, अब तो शादी के लिए। उन्होंने बीच में ही पूछ लिया, तुम क्या करती हो वहाँ, और तुम्हारे माँ बाप? मुझे अजीब सा लगा। उनके प्रश्न का जवाब देना था। बोली, मैं अमेरिका में ही पढ़ती हूँ। मेरे माता पिता दिल्ली में हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं। तुम्हारी कितनी उम्र है? 24 वर्ष। तुम्हें खाना बनाना आता है? थोड़ा थोड़ा। मैं तुम्हें अपने ढंग का खाना बनाना सिखा दूंगी। नहीं माताजी, मैं तो आज ही लौट जाना चाहती हूँ। अभी 2 महीने रहना है, फिर आकर आपको। फिर क्यों आई मेरे पास? तू भी मुझे पागल समझती है क्या? उनकी तेज आवाज के झोंके में सनी झुंझलाहट मुझे कंपा गई। मेरे मुंह से बहाना सरक गया। नहीं नहीं, मैं आपके पास रहने आई हूँ। मैं तो आपको जांच रही थी। आप मुझे अपने पास रखना चाहती? प्रकाश की माँ से मिलने और उन्हें ले जाकर उनके पुत्र से मिलाने की हवाई कल्पनाएं हवा में उड़ गई। मुझे दलदल में फंसने का एहसास होने लगा। अरे बिटिया, आदमी के संग साथ के लिए तरस गई हूँ मैं। गाय, बकरी और तोता के साथ बोल बोल कर थक गई। मैं ही बोलती जाती हूँ, ये जवाब देने का नाम नहीं लेते। यह तोता है ना, प्रकाश का नाम ही रटता रहता है। मैं तो कौवा हकनी बनकर रह गई हूँ। प्रकाश 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 आ गया। अम्मा 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 आ गया प्रकाश, मेरा बचुआ, मेरा बेटा। तोता बोल पड़ा था। माँ ने कहा, देखो कैसा पागल है, उसे भी लगता है प्रकाश आ गया। वही लाया था इसे जंगल से बचाकर। सबसे पहले अम्मा कहना सिखाया, फिर प्रकाश। अब तो बूढ़ा हो गया, यह भी मेरी तरह। जंगल के पक्षी को मेरा पालतू बना गया। मेरा पालतू वन वन भटक रहा है। शायद उनकी आंखें भर आई थी। मेरे पास बैठती हुई बोली, तू मेरे से सटकर बैठना। प्रकाश तो मेरे आंचल से अलग होकर बैठ ही नहीं सकता। खाना खाकर हाथ भी मेरे ही आंचल में पहुंचता है। बड़ा लायक है आपका बेटा, आपको बहुत याद करता है। उसने मुझे आपको अमेरिका ले जाने के लिए भेजा है। फिर मौन हो गई। मेरा अंदाज था कि वह अमेरिका जाने के नाम पर प्रसन्न हो जाएंगी। रुको, सांझ हो गई, मैं दिया जला दूं। अंधेरा घिरने से मुझे भय लगने लगा है। कैसी कटेगी मेरी रात? माँ दिया जला लाई थी। मेरे पास लाकर बोली, प्रणाम कर ले। बिना समझे मैंने हाथ जोड़ दिए। उनके गले में जितनी शक्ति थी सारी की सारी अपनी हंसी में उड़ेल दी। फिर उनके पागल होने और एक पगली औरत के साथ रात काटने के भय से थरथरा उठी। वह अपने को संयमित करती बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं? उसकी याद आ गई। 4 साल का हो गया था। उसकी बिछावन भिगाने की लत नहीं छूटी थी। एक दिन उसकी चाची ने एक टोटका कर दिया। उसके सिर पर जला दिया रख उसे पकड़कर चौफेर घर का चक्कर लगवाया। उसकी चाची बोलती जाती थी, घर मुतना छे, घर में सूत बाहर मुत। दूसरी रात से उसका बिछावन गीला करना बंद हो गया। गोलू मोलू था मेरा बेटा, 4 साल का बच्चा, बहुत शैतान, कभी किसी की पकड़ में ना आए।
पर उसका उस वक्त का घबराया शर्माया चेहरा याद आ गया। तभी हंसी फूट गई। दिया से बहुत डरने लगा था। जब कभी शाम को दिया जलाकर उसे प्रणाम करने को कहूँ, भाग खड़ा होता था। उसके पढ़ने के लिए लालटेन खरीद दिया था उसके चाचा ने। उसके चाचा कहते थे बड़ा होकर अफसर बनेगा मेरा भतीजा, मिलिट्री में जाएगा। कहाँ है उसके चाचा चाची? उन्होंने गहरी सांस खींची। दिए की रोशनी में उनकी आंखों में छलछलाया जल साफ दिख रहा था। एक चाचा कलकत्ता में ही बस गए, दूसरे बनारस में। मेरी सास के 8 बच्चे हुए। तभी तो मेरे ससुर ने 8 कमरों का चौफेर घर बनवाया था। सब में ताले पड़े हैं। अब 3 ही बचे। एक मेरी ननंद है, बगल के गांव में मेरी तरह ठूठ बनी बैठी है। चारों बेटे अलग अलग शहर में हैं। माँ, आप प्रकाश को इंडिया बुलाना चाहती हैं? जवाब जैसे उनकी जुबान पर बासी हो गया हो। नहीं नहीं, मैं क्यों बुलाऊं, और मेरे बुलाने से आएगा भी क्या? इस गांव में मेरे ही घर से जो लोग बाहर गए कहाँ आए? त्योहार पर भी नहीं आते, शादी ब्याह पर भी नहीं। अपने बच्चों की शादी भी बाहर ही करते हैं। प्रकाश के पिताजी कहा करते थे, हम गांव नहीं छोड़ेंगे। मैं ही बची हूँ, जरा रुको। मैं तो किस्सा कहानी में भूल ही गई। जरा सब घर में दिया दिखा दूँ। अंधेरा घिराया। उनके पीछे पीछे मैं चल पड़ी। वे दिया लिए आगे बढ़ रही थी। हर कमरे के दरवाजे पर रुकती। एक दरवाजे से बाहर निकली। अपनी कमर सीधी करने के लिए रुक गई। उन्हें मेरे पैरों का आभास हो गया था। बोली, यह चौकी प्रकाश के दादाजी की है और यह बगल वाली उसके पिताजी की। यह मर्दानक दालान है। दोनों तख्त की ओर भी दिया बढ़ाकर प्रणाम करती बोली, तुम भी प्रणाम कर लो। मैंने भी खाली पड़े तख्ते को प्रणाम किया। मेरी हंसी फूट रही थी। पता नहीं क्या क्या नाटक करवाएंगी। चलो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अभी तो थाली भरकर खीर खाई है, वही बहुत था। अभी प्रकाश होता ना, दोबारा तिबारा खा लिया होता। कुछ दिखा के, कुछ छुपा के। दूध दही बहुत पसंद है उसे। तभी तो उसके दादाजी 4 गायें रखते थे। 2 सूख जाए तो 2 दूध देती रहे। प्रकाश की नानी ने उसके दूध पीने के लिए 1 गाय दी थी। उसी बुढ़िया गाय की यह नातिन है। यह भी बुढ़िया हो चली। बोलो, क्या खाओगी? उस अंधेरे कमरे में मैं क्या खाऊं, क्या गाऊं? मेरी स्थिति तो सांप छुछुंदर की हो गई थी। मैंने कहा, माँ, आप क्या खाएंगी? मैं बनाती हूँ। मुझे चावल दाल और आलू की भुजिया बनाने। मैं फिर हंस पड़ी। पागल है मेरा बेटा, सब बता दिया। खाने पीने की मेरी पसंद भी बता दी। अरे बिटिया, अब कहाँ? प्रकाश के लिए यही बनाया करती थी। उसे बहुत पसंद था। मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने वही खाना बनाया। मुझे खिलाकर मेरी जिद करने पर थोड़ा सा खाया। सुबह उठकर मैंने आंगन में रखे पत्थर का एंटीक सा देखकर पूछा, यह क्या है माँ? वैसे उनके साम्राज्य में जो भी चीजें थी मेरे लिए एंटीक ही थी। बोली, चक्की जाता, इसमें आटा पीसा जाता है। अब कहाँ, अब तो मैं भी मशीन पर आटा पिसवाती हूँ। हाय, यह तो एंटीक है। मैं मचल उठी। मैं अमेरिका में इंडिया के एंटिक्स की 2 बार प्रदर्शनी लगा चुकी थी। तुम्हारी दिल्ली और अमेरिका में इसका यही नाम होगा। हमारे यहाँ तो जाता कहते हैं। कुछ ही क्षणों में उस चक्की के हैंडल पर मेरा हाथ था। मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे चलाने लगी। पता नहीं उन्हें क्या सूझी। बोली, रुक, और थोड़ा सा गेहूं ले आई, कपड़े का टुकड़ा भी। बड़े ध्यान से चक्की का ऊपर का पल्ला उठाकर सफाई की। फिर उसमें मुट्ठी भर गेहूं के दाने डाल चलाने लगी। आहिस्ते आहिस्ते धीमी धीमी आवाज रीसने लगी उनके कंठ से। पेटवा वैरी हो, रेलिया न वैरी, जहजिया न वैरी, पेटवा वैरी हो, देशवा देशवा भरमाए, ई पेटवा वैरी हो। फिर तो आंसुओं की धार ऐसी बही मानो पिसे हुए आटे को गूंथ नमकीन पकवान बनाकर बेटे को भेजने और उसे अपनी मनस्थिति से अवगत कराने को आतुर हो। गाने के न शब्द न अर्थ, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। भाव समझते देर न लगी। मैंने प्रसंग बदल दिया।
इसी आटे की रोटी खाऊंगी मैं। उनका भाव बदल गया। बड़ी तत्परता से उठी, मेरे लिए रोटी सब्जी बनाई। सब्जी छौंकने से लेकर उतारने तक पूरी प्रक्रिया समझाती रही। प्रकाश को यह सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तुम जरूर बनाना, खाकर मुझे भूल जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने हलवा बनाना प्रारंभ किया। कड़ाही में घी डालती हंस पड़ी, भुनभुनाने लगी। पागल कहीं का, मुझे कंजूस बुढ़िया कहता था। ले, मैं 1 पाव घी डाले देती हूँ। क्या हुआ माँ? आंचल से अपनी आंखें पोंछती हुई बोली, कुछ नहीं बिटिया। प्रकाश की याद आ गई। वह मुझे कभी हलवा नहीं बनाने देता था। कहता था तू कंजूस है, कम घी डालती है। हट, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। बड़े प्रेम से बनाता था, खुद खाता, मुझे भी खिलाता। 1 पाव घी डालने के बावजूद अपनी थाली में परोसे थोड़े से हलवा में आंसू मिला ढीला करती रही। उनमें मेरी आसक्ति बढ़ती गई। उन्हें देख सुन मुझे कभी कभी लगता मेरी एंटिक्स प्रदर्शनी के लिए प्रकाश की माँ ही उपयुक्त रहेगी। चलता बोलता एंटिक। पर मुझे आश्चर्य लगा जब मैंने उपयुक्त समय पर उनका मूड देखकर कहा, यदि प्रकाश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली? तपाक से बोली, क्या हुआ तो? वह तो बचपन से बूढ़ा है, सब सोच समझकर ही करेगा। मैं फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। अपनी माँ के मनोभाव समझने का प्रकाश का दंभ मेरे सामने चकनाचूर हो गया था। वह कहता था, मेरी माँ नहीं मानेगी, इसलिए मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ बड़ी हठी है। कितना गलत था प्रकाश। या फिर माँ के मानस में पिछले 10 वर्षों से आए परिवर्तन का उसे आभास ही नहीं है। वह खुश फहमी में है कि वह मॉड बन गया है, गांव वाला नहीं रहा, और माँ की सोच समझ में कहीं से पुरानापन नहीं झांक रहा था। बेटी, मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, चिट्ठी पत्री पढ़ लेती हूँ बस। अच्छा किया कि माँ बाप ने इतना पढ़ा दिया। बेटा की चिट्ठी तो पढ़ लेती हूँ, कभी पटना भी नहीं गई। दुनिया के बारे में जानूँ तो कैसे? इन गांव वालों ने पत्थर मार मार कर पत्थर बना दिया मुझे। बेटा अमेरिका जाने लगा तो सब कहते थे वहीं शादी कर लेगा, कभी नहीं आएगा। मुझे तब इनकी बात बिल्कुल झूठ लगती थी, पर इन्होंने 100 बार कहकर मेरे मन को भी झूठ स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। दिल्ली में पढ़ता था, बहुत लड़की वाले आए, एक से उसके पिता ने शादी भी तय कर दी। मैं माँ थी ना, मेरे मन में बेटा ब्याह कर बहू घर लाने की कल्पना से ही बतासे फूटने लगे। मैंने प्रकाश के आने से पूर्व शादी के लिए 1-2 चीज़ें खरीद ली, एक सिहोरा और एक बनारसी साड़ी। उसने शादी से ही इनकार कर दिया। मैंने सब संभाल कर रखा है। मुझे वह सब दिखाने के लिए एक बीज लगे टीन के बक्से का ताला खोलती गुनगुनाने लगी। मचिया बैठी कौशल्या रानी, मन ही आनंद भेली, कब होयत बेटा के ब्याह, सिंदूर हम साठव हैं। उनको कभी रोते, कभी हंसते, कभी खो जाते देख मुझे भी गांव वालों की बातों में सत्यता नजर आने लगी। मुझे घर गृहस्थी की बातें समझाती जैसे मेरी माँ हो। पति पत्नी के संबंध पर भी सीताराम, सावित्री, सत्यवान और अपने ही गांव के कई उदाहरण देकर उनका व्याख्यान चलता रहता। दिन में गांव वालों की भीड़ लगी रहती। माँ में मेरी रुचि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रही थी। इंडिया के ग्रामीण जीवन पर अच्छा खासा लेख तैयार हो गया था। 10 दिन बीत गए, मैं अपने आने का प्रयोजन ही भूल गई थी। दरअसल गांव वालों के भोलेपन ने मुझे बांध रखा था। अमेरिका में बसे सारे भारतीयों को भारत लौटाकर अपनी मातृभूमि की सेवा में लगाने का मन बन रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, अब मैं जाऊंगी माँ, आपको भी मेरे साथ अमेरिका चलना होगा, प्रकाश ने बुलाया है। ना बेटी, मैं ना जाऊं कहीं, मैं तो इस धरती पर। गला रूंध गया उनका। इस 8 कोठरी की हवेली में मैं अकेली बची हूँ। मैं चली जाऊँ तो सांझ बत्ती भी कौन देगा? मेरे ससुर जी का बनवाया चौफेर घर भूत का घर बन जाएगा। फिर गा उठी, बड़ा जतन से पोस लो प्रकाश बेटा, से हो उड़ गेल आनंदवन, बस हर मोरा सुन्न भेल है। ऊंचे स्वर में गाई जाने वाली पंक्तियों के अर्थ समझ गई मैं। मेरी आंखें भी भर आई।
माँ एक बार ठहाका लगाकर हंसी, फिर शांत, मौन। उनके भावों के उतार चढ़ाव के बीच मुझे भंवर में फंसने का एहसास होने लगा। मैंने सोच लिया, समझा बुझाकर प्रकाश को इंडिया भेज दूंगी। उसे लौट आना चाहिए। वैसे भी इंडियन ब्रेन्स की ज़रूरत अब इंडिया को है, अमेरिका को नहीं। मेरे मनोभाव को शब्द दिया माँ ने, एक बार प्रकाश को भेज देना, तुम भी आती रहना, मेरी बेटी बनकर रहना। मेरी बेटी नहीं थी ना, तुम्हारे साथ 2-4 दिन रहकर लगा मैं भी बेटी की माँ हूँ। फिर रुककर बोली, अब तो एक ही चिंता सताती है, बीमारी भी मैं झेल लूँगी, पर मेरे मरने पर प्रकाश कैसे आ पाएगा? वह तो 7 समंदर पार, गाँव वाला कोई खबर भी नहीं। घर के कोने में गई, मुझे पुकारा, देख मैंने 1 टीन तेल जमा कर लिया है, अंतिम समय आया ना, गांव वालों को दिखा दूंगी। इसी तेल में डुबोकर रखेंगे मुझे, जब तक मेरा बेटा ना आ जाए। मुझे जलाएंगे नहीं। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने भी साथ दिया, मानो हम दोनों प्रकाश की माँ का मृत्यु शोक मना रहे हों। थमकर बोली, तुम भी मुझे पागल ही समझ रही होगी। मैं पागल नहीं हूँ। फिर मौन। मेरी विदाई की तैयारी शुरू हो गई। उनके घर के सामानों में से कुछ तो मैंने मांग लिए थे, कुछ उन्होंने स्वयं दे दिए। उस रात्रि को वे सोई नहीं। दिया जलाए रात भर खटर पटर करती, बक्सा खोलती, बंद करती रहीं। जब मेरी नींद खुली, वे चिट्ठी लिख रही थी। मुझे विदा करती हुई लाल कपड़े में बंधा एक बड़ा सा पैकेट देती बोली, यह तुम्हारे लिए है। फिर रोना, फिर गाना। ऊंचा घर के असोरा, असोरा बड़ा शोभल, ऊंचा है राम के लीलार, चंदन बड़ा शोभल। चिट्ठी को चावल का मार लगाकर बंद किया। विदा लेती हुई मैं भी बिफर पड़ी। प्रकाश शिवानी, शिवानी प्रकाश, प्रकाश शिवानी, तोता रट रहा था। ना जाने कब माँ ने उसे मेरा नाम भी सिखा दिया। दिल्ली पहुँचने पर मेरी माँ ने कहा, कमाल है, अरे इतने दिन गांव में रहने की क्या ज़रूरत थी? और प्रकाश की माँ को लाई नहीं फिर दोबारा? नहीं माँ, वे नहीं जाएंगी। मम्मा, सी इज़ ए यूनिक कैरेक्टर, मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एंटिक। माँ, प्रकाश को इंडिया लौट आना चाहिए। प्रकाश की माँ के वर्णन में कई घंटे बीत गए, फिर भी मुझे लगता था बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं स्नान करने के लिए बाथरूम में घुसी। इधर माँ ने मेरा वाला पैकेट खोल दिया। सामान निकालकर सेंटर टेबल पर रख उसे निहारती। पता नहीं किस गुण धुन में थी। बाथरूम से निकलते ही मैंने कहा, हाय कितनी सुंदर बनारसी साड़ी है, और यह तो कोई एंटीक है माँ। मैंने प्रसन्न होकर लकड़ी के बने उस लाल सिंघोरा को उलटना पलटना प्रारंभ किया। माँ, यह तो प्रकाश की माँ कह रही थी, इसी में सिंदूर भरकर लड़का की माँ। माँ गंभीर होकर चिट्ठी पढ़ रही थी। माँ, यह क्या किया आपने? यह प्रकाश के लिए है, देखूं? अब मैं चिट्ठी पढ़ने लगी। माँ, शायद मेरे चेहरे पर उठते गिरते भाव। मेरा बेटा सदा खुश रहे। तुम्हारी शैतानी नहीं गई, खुद नहीं आया, उसे ही भेज दिया ताकि मैं गुस्सा भी न कर सकूं। बहुत पसंद आई रे तेरी पसंद। ईश्वर तुम दोनों को सुखी रखे। एक बार दोनों साथ आकर मुंह दिखा जाना। बहू के हाथ से भगवती को सिंदूर चढ़वाना होगा। गांव वालों को खीर भी तो खिलाऊंगी। सबने अपनी अपनी बहू आने पर खिलाई है। मेरे ऊपर उनका कर्ज है। शिवानी बड़ी अच्छी है, मैंने इसे बहुत कुछ सिखा दिया है, तुम्हारी पसंद का खाना बनाना भी। बहुत बोलती रही मैं इसके साथ, बोलते बोलते रुक जाती थी। कहीं कह ना दे, बुढ़िया बकबक करती है। वह तुम्हें समझ गई है, पर मेरे से अधिक नहीं। मैं माँ जो हूँ, पर अब कभी कभी क्यों लगता है मैं नहीं जानती तुम्हें। मैंने गांव वालों को नहीं बताया कि शिवानी मेरी होने वाली बहू है। इसने भी मुझे नहीं बताया, बेटी की तरह ही रही, आशीष सहित तुम्हारी अम्मा। माँ, यह क्या पढ़ा तुमने? मैं विचलित हो उठी। माँ तटस्थ होती बोली, हाँ मैंने पढ़ लिया। अब तो तुम्हें उस बेचारी का मन रखना ही होगा। बहुत पसंद आई है वह भी तुम्हें। नहीं माँ, प्रकाश मेरा मित्र है, अच्छा मित्र। कभी उसने, लेकिन अपनी माँ की पसंद को तो उसे पसंद करना ही होगा। माँ भक्त है ना। माँ,
मैं बात करूंगी प्रकाश से, मुझे भी लगता है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। मुझे 2 माँ के चक्कर में फंसने का एहसास हो रहा था। माँ को कहाँ धैर्य था। उन्होंने प्रकाश से दूरभाष पर बात कर ली। उसने बिना किसी शर्त हामी भर दी और अर्धरात्रि को बिछावन पर करवटें बदलती मैं अपनी शर्त को पुख्ता करती रही। शादी के लिए मेरी एक शर्त होगी, इंडिया लौटने की शर्त, 8 कमरों के उस वीरान घर में दिया जलाने की शर्त, अंधेरे में औंधी पड़ी माँ के आंचल में प्रकाश लौटाने की शर्त। प्रकाश की जरूरत तो अब इंडिया को है, अमेरिका को नहीं। पूरब को उसका सूरज लौटाने की शर्त। पश्चिम पर ऋण है पूरब का, सूरज को लौटाकर पश्चिम को ऋण मुक्त कराने की शर्त। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार मैसेज बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।